हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के वो क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में आए थे। हमारे क्वेश्चंस आगे के एग्ज़ाम के लिए तो फ़ायदेमंद हो गए हैं यूपीएससी वाले। इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम जिसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ये वीडियो आपको उस एग्ज़ाम्स में भी फ़ायदा पहुँचाएगा। तो हम लोग देखते हैं पहला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक, दिस वुड इम्प्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम लोग कहते हैं कि आरबीआई बैंक का बैंक के रूप में काम करता है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इस वर्ड से हम लोग क्या समझते हैं? अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट विद द आरबीआई, होता है क्या? जी हाँ, जो बैंक हैं अपने एनडीटीएल का कुछ पार्ट आरबीआई के पास जमा करते हैं। देखिए, हर बैंक को उसके एनडीटीएल का, उसके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का एक निश्चित हिस्सा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर, शेड्यूल्ड लिक्विडिटी रेशियो के रूप में रखना होता है। सीआरआर के लिए जो पैसे होते हैं, देखिए जैसे कि अभी है सीआरआर 4%, तो हर बैंक अपने एनडीटीएल का 4% जो है वो आरबीआई के पास कैश के रूप में जमा कराएगा। तो देखिए, हर बैंक आरबीआई के पास एक निश्चित अमाउंट जमा कराएगा, है ना? तो मेरा पहला लाइन सही हो गया। जो एसएलआर में जो हम लोग फंड रखते हैं, जो बैंक जो एसएलआर मेंटेन करता है, मान लेते हैं कि अभी मेरा एसएलआर है 20.5% कुछ है अभी, ठीक है? तो इतना परसेंट बैंक के एनडीटीएल का, इतना परसेंट वो एसएलआर के रूप में मेंटेन करेगा। ये फंड वो बैंक अपने पास ही मेंटेन करेगा, इसको जाकर के वो आरबीआई में जमा नहीं करेगा। मगर जो फंड उसको सीआरआर के रूप में मेंटेन करना था ना, इसको जाकर के वो आरबीआई में जमा करेगा। दूसरा देखते हैं, आरबीआई लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक इन टाइम ऑफ नीड। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट। तो देखिए, आरबीआई करता क्या है कि आरबीआई जो बैंक हैं उनको मनी प्रोवाइड करता है जब उनकी लिक्विडिटी कम होती है। मेरा सेकंड लाइन में सही है। जैसे कि देखिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको मनी चाहिए, अगर किसी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए मनी बोरो करनी है, तो वो रिपो रेट के तहत बोरो करेगा, है ना? थर्ड देखते हैं, द आरबीआई एडवाइसेस द कमर्शियल बैंक ऑन मॉनेटरी मैटर्स। जी हाँ, हमारा आरबीआई जो है वो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, वो कमर्शियल बैंक्स को मॉनेटरी पॉलिसी में उसको एडवाइस करता है। मेरा थर्ड भी सही है। तो देखिए, चूंकि आरबीआई बैंकों का बैंक है, इसलिए मेरे तीनों स्टेटमेंट सही हुए। मेरा आंसर है डी। देखिए, इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट और एक्स्ट्रा मेंशन किए हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि आरबीआई बैंकर का बैंक है, इसका मतलब ये है कि जो सारे बैंक हैं वो आरबीआई के पास अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। जैसे देखिए, आपका बैंक कौन है? मान लेते हैं कि आपने अपना अकाउंट खुलाया है एसबीआई में, तो क्या होगा? एसबीआई बैंक में आपका एक अकाउंट होगा, है ना? तभी तो आप अपने अकाउंट में जो आपका पैसा जमा करेंगे। उसी तरह जो एसबीआई है, एसबीआई ने जा करके आरबीआई में अपना एक अकाउंट खुलाया होगा, अपना जो सीआरआर का जो मनी है ना, वो अपने इसी अकाउंट में वो मेंटेन करता होगा। तो जब हम कहते हैं कि जो आरबीआई बैंकर्स का बैंक है, इसका मतलब क्या? जो बैंक है वो अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं आरबीआई में। जो आरबीआई है वो इंटर बैंक ट्रांसफर ऑफ फंड को स्मूथ बनाने के लिए एक अच्छा सा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। मतलब कि मान लेते हैं कि एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में कुछ ट्रांजैक्शन करने हैं दोनों के बीच में, तो वो जो फ्रेमवर्क होगा वो हमारा आरबीआई प्रोवाइड करता है। आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है और जो स्पेसिफिक सेक्टर है उनके लिए लेंडिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आरबीआई बैंकों का लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। अगर बैंकों को कहीं से फंड नहीं मिल रहा है तो उसको आरबीआई से फंड जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी। अब हमारे पास है आपके लिए कुछ सवाल। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखिए, आरबीआई जब बनाया गया था, तो पहला सवाल, आरबीआई को कब बनाया गया था? आपको बताना है उस साल का नाम, ईयर कौन सा था वो आपको ये बताना है। दूसरा, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया? यह है सवाल नंबर ए। दूसरा सवाल नंबर है बी, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया, कौन सा साल था वो? तीसरा क्वेश्चन, करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अरविंद पनगड़िया, अरविंद सुब्रमण्यम। तीसरा सवाल, आरबीआई के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? आपको यह बताना है। आरबीआई के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? आपको यह बताना है। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल, कितने साल का होता है? हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका चेयरमैन कौन होता है? हमारे आरबीआई के गवर्नर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री, या चौथा कैबिनेट सेक्रेटरी।
तो क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इनके जवाब दीजिए आप। हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है बैलेंस पेमेंट सेक्शन से। आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द एबव एक्शंस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द करेंट अकाउंट डेफिसिट। तो देखिए, जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो चैप्टर है वो पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो क्या होता है। अगर हमारे हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा करंट अकाउंट में डिफिसिट आ जाता है। मान लेते हैं कि आपने $100 का किया एक्सपोर्ट, आपने $110 का कर लिया इंपोर्ट, तो आपका जो डिफिसिट है वो कितने का है? आपका डिफिसिट है $10 का। चूंकि ट्रेड हमारे करंट अकाउंट के अंदर आता है इसलिए हम क्या कहेंगे, हमारे करंट अकाउंट में $10 का डिफिसिट है। तो अगर हमें इस डिफिसिट को खत्म करना है, अगर हमें डिफिसिट को मिनिमाइज करना है, इसको रिड्यूस करना है, तो क्या करना होगा हमें? डिवेल्युएट द डोमेस्टिक करेंसी। फायदा करेगा क्या? अगर हम अपने डोमेस्टिक करेंसी को, ध्यान दीजिए, अगर हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को डिवेल्युएट करेंगे तो हमारे जो एक्सपोर्ट होंगे वो विदेशों में जाकर के सस्ते होंगे। देखिए, इंडिया में कोई गुड प्रोड्यूस किया गया, ₹60 का मान लेते हैं, ठीक है, ₹60 का गुड, और अभी जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो है $1 बराबर ₹60, ठीक है। तो देखिए, अभी हम इंडिया में जो गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है ₹60 का। अगर वो बाहर जाएगा तो कितने बिकेगा? मान लेते हैं कि कोई टैरिफ नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, ₹60 का सामान हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुआ, वो जाकर के यूएस में ₹60 में ही जाकर के बिका। तो जो यूएस के लोग हैं उनको ये सामान कितने बिकेगा? ₹60 में मिलेगा। मान लेते हैं कि हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमारा जो रुपये का दाम था वो डॉलर के मुकाबले घट गया। मतलब कि जो $1 का जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? मान लेते हैं कि 70 हो गई, सॉरी मान लेते हैं कि 120 हो गई, ठीक है। तो देखिए, जो सामान हम यहाँ पर ₹60 में बेच रहे थे वहाँ पर वो सामान कितने बिकेगा? ₹60, मतलब कि $1, है ना। ये सामान हम लोग यहाँ पर ₹60 का बेच रहे हैं, हमने अपनी करेंसी को कर दिया डिवैल्यूएट, तो जो सामान यहाँ पर ₹60 का था वो जाकर के वहाँ पे कितने बिकेगा? 60 बिकेगा। पहले था करेंसी का रेट ₹60 बराबर $1, अब कितना है? अब है ₹120 बराबर $1। मतलब क्या? हमें इसी सामान को खरीदने के लिए अब हमें केवल आधा डॉलर ही पे करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो मतलब कि जो विदेशी लोग हैं उनको हमारा एक्सपोर्ट सस्ता मिलेगा, वो हमारी चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो प्रमोट होगा। दोस्तों, अगर हम अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट प्रमोट होता है। तो अगर आप कभी न्यूज़ में सुने कि हमारे करेंसी का दाम था वो गिर गया, जो डॉलर है उसमें उछाल आया, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप बस समझिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोशन मिलेगा, हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मगर हमारा जो इंपोर्ट होगा वो कॉस्टली हो जाएगा, ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। तो मेरा पहला जो है वो सही हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हमें करंट अकाउंट डिफिसिट को रिड्यूस करना है, मतलब क्या, हमें बढ़ाना था एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा? जब हमारा करेंसी का रेट कम होगा, है ना। तो मेरा पहला सही है। अगला देखिए, एक्सपोर्ट सब्सिडी में रिडक्शन। हम लोग एक्सपोर्ट सब्सिडी क्यों देते हैं दोस्तों? हम लोग एक्सपोर्ट सब्सिडी इसलिए देते हैं ताकि जो गुड्स हैं वो सस्ते दामों में यहाँ से एक्सपोर्ट हो दूसरे देशों में। तो अगर हम इस एक्सपोर्ट सब्सिडी को कम कर देंगे, मतलब क्या, हमारी जो चीज़ें हैं वो जाकर के विदेशों में और महंगी बिकेगी, हमारा एक्सपोर्ट को प्रमोशन नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा वहाँ पर फेवर नहीं किया जाएगा। मेरा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जहाँ जहाँ दो है वहाँ काटना शुरू कीजिए। मैंने काटा बी और मैंने काटा ए। मुझे चुनना है अब सी और डी में से। मुझे पता है कि मेरा पहला सही है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं आराम से मैं डी को चुनूंगा। क्यों? क्योंकि सी में 1 नहीं है, केवल डी में ही 1 और 3 है। तो देखिए, अभी फिर हम तीसरा देख लेते हैं, अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट FDI एंड मोर फंड फ्रॉम FIIs। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपने कंट्री में FDI को अट्रैक्ट करते हैं, अगर हम अपने यहाँ FI मंगाते हैं तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होगा। मेरा थर्ड ऑप्शन सही था, 1 3 सही है, मेरा आंसर है डी। इसमें देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट बाय फॉरेन नेशनल्स टू विटनेस द 19th कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया अमाउंट टू। देखिए, लोग हमारे यहाँ जो विदेशी हैं वो हमारे यहाँ आएंगे, है ना, हमारे यहाँ आएंगे, अपने साथ क्या लाएंगे? अपने साथ फॉरेन करेंसी लेकर के आएंगे, है ना। तो दूसरी कंट्री में से हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का आगमन होगा, है ना। वो हमारे यहाँ क्या होगा? वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट के बराबर होगा। अगर हम लोग कोई सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है?
हमें वापस में डॉलर प्राप्त होता है, हमें वापस में फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। तो एक तरह से हम ये सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं और लोग हमारे यहाँ करके डॉलर ले आ रहे हैं, हम लोग उनका जो आना है वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट की तरह काम करेगा, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। मेरा आंसर है ए। अगला सवाल देखते हैं। Which one of the following statements appropriately describes the term fiscal stimulus? दोस्तों ये क्वेश्चन आया था 2011 में, एक साल पहले ही 2010 में ही एक सवाल आया था जिसमें कहा गया था कि which of the following actions can be considered to be part of fiscal stimulus? तो fiscal stimulus पे क्वेश्चन आया था 2010 में भी, उसके ठीक अगले साल इसी क्वेश्चन को, इसी टॉपिक पे फिर से क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग जो पिछले साल के जो टॉपिक है, जो क्वेश्चंस हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो प्रीलिम्स होगा उसमें हमारे सारे टॉपिक कवर्ड हैं। जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उसको हमें गलत नहीं करना है। तो देखिए, फिस्कल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो मेजर ले रही है, वो पॉलिसी अपना रही है, अपना जो पब्लिक एक्सपेंडिंग है वो बढ़ा रही है, मतलब कि सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है, टैक्सेशन को कम कर रही है। ध्यान दीजिए, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया, जो टैक्सेशन है वो कम हो गया। क्यों कम किया गया? टू इंक्रीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ध्यान दीजिए, टू इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम लोग मनरेगा स्कीम पर सरकार ज़्यादा खर्च करेगी तो क्या होगा? सरकार के हाथों से पैसा जाएगा, जो मजदूर है उनके हाथ में, है ना। मजदूरों के हाथ में पैसा गया, मजदूरों की जो परचेजिंग पावर थी वो बढ़ी, है ना। अब ये मजदूर जाकर के सामान खरीदेंगे, है ना, जो परचेजिंग है वो करेंगे। हमारे कंट्री में जो डिमांड है वो बढ़ेगा। अब इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो कंपनीज हैं वो अपना सामान प्रोड्यूस करेंगी, हमारे यहाँ सप्लाई बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। अब आते हैं टैक्सेशन पे। अगर सरकार टैक्स रेट को कम कर देती तो क्या होगा? जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो टैक्स पे करते हैं, उनके हाथ में जो पैसा है वो बढ़ेगा। मान लेते हैं कि आप कमाते थे 10 लाख रुपया, आप 10% टैक्स देते थे, मतलब कि 10 लाख का जो आपका जो टैक्सेबल इनकम था, आपके हाथ में कितना आता था? आपके हाथ में आता था 9 लाख रुपया। तो अगर आप पे टैक्स कम कर दिया गया तो आपके हाथ में पैसा होगा ज़्यादा, है ना। आप चीज़ें ज़्यादा खरीदना शुरू करेंगे, आप डिमांड को इंक्रीज करेंगे। आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी जो गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं उसकी सप्लाई को बढ़ाएंगी, है ना। हमारी इकोनॉमी में फिर से जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। तो दोस्तों ये होता है फिस्कल स्टिमुलस। सरकार अपना पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाता है, जो टैक्सेशन है उसको कम करता है और इकोनॉमी में ज़्यादा एक्टिविटी बूस्ट करता है। तो देखिए, इट इज़ ए मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। जी हाँ, यहाँ तक सही है। इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहाँ पर थोड़ा सा मार खा गया। टू इंश्योर सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्ज कॉज्ड बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। जी नहीं, ये गलत है। इट इज़ एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट का एक ये अफर्मेटिव एक्शन है। गवर्नमेंट अफर्मेटिव एक्शन का मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना चाहती है। मेरा बी ऑप्शन सही है। इट इज़ गवर्नमेंट्स इंटेंसिव एक्शन ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नहीं, वो ये जो एक्शन होगा वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है। टू इंश्योर, जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि हम लोगों ने मनरेगा पे खर्च किया था, है ना, वो भी स्टिमुलस के अंतर्गत आएगा। केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं आएंगे। तो मेरा जो सी है वो गलत हो गया। इट इज़ एन एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन बाय गवर्नमेंट टू परस्यू इट्स पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये चीज़ अलग है। अगर आप टैक्स रेट को कम करते हैं तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं कर रहे। अगर आप बैंक ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं। मेरा डी हो गया गलत। मेरा आंसर है बी। मैंने आपको ए, सी और डी को दिखा दिया कि वो कैसे गलत है। तो ये जो टॉपिक है कैसे रिपीट होते हैं हमने आपको बताया। देखिए, 2014 में एक क्वेश्चन आया था बुध पे, सेम क्वेश्चन 2015 में, सेम क्वेश्चन हूबहू सेम वर्डिंग्स, लगता है इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, उसी तरह उसको रिपीट किया गया 2015 के प्रीलिम्स में। 2015 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, उसको सेम क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके 2016 में रिपीट किया गया। तो दोस्तों अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 2016 का पेपर पूरी तरह रट के जाइए, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन थे सबका आंसर आपको पता होना चाहिए। उस क्वेश्चन 2016 में जो 100 क्वेश्चन आए थे वो जिन जिन टॉपिक से थे दोस्तों, आपको सारे टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना है। अगर आप इनमें से जो क्वेश्चन आया उसको आप मिस कर गए तो आप बहुत बड़े डिसएडवांटेज में पहुंच जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग जो होंगे वो पूरा करके गए होंगे, वो सवाल कर लेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 2013 से 13, 14, 15, 16 समझ रहे हैं, मतलब कि 4 साल, 13, 14, 15, 16 4 साल के जो पेपर हैं आपको पूरा करके जाना है। अगला सवाल है, माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज
to people of low income groups. This include both the consumers and self-employed persons. The services rendered under microfinance is what? Credit facilities, सेविंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो टर्म यूज़ हुआ है माइक्रो फाइनेंस, पहले हम लोग उसको समझेंगे कि भैया आखिर माइक्रो फाइनेंस है क्या। माइक्रो फाइनेंस वो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि आपको लोन देना, आपको सेविंग की सुविधा प्रोवाइड करना, आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, टू पुअर एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेस ऑनर्स, मतलब कि वो लोग जो कोलेट्रल नहीं दे सकते, जो कुछ सामान गिरवी नहीं रख सकते और जो स्टैंडर्ड बैंक लोन के लिए क्वालिफाइड नहीं होते, मतलब कि अगर ये बैंक में गए तो बैंक उन्हें लोन नहीं देगा, ऐसे लोगों को हमारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज सर्व करती हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो चूंकि वो आप पे भरोसा कर रही हैं, आप कोलेट्रल नहीं दे रहे, आपकी रेटिंग अच्छी नहीं है, तो अगर ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी अगर आपको कुछ लोन देती है तो उस लोन पर ब्याज काफ़ी ज़्यादा होता है। ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है, मगर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर आप नालायक हैं तो आपको लोन मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो देखिए, देखना यह है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, इनमें से चारों, आपको लोन मिलेगा, आपको सेविंग की सुविधा मिलेगी, मतलब कि आप अपने पैसे जाकर यहाँ जमा कर सकते हैं, आप वहाँ से इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, आप फंड भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरा 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, मेरा आंसर है डी। ये सारी सर्विसेज, चार सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी जाएंगे माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत। अगला सवाल है, व्हेन द एनुअल बजट इज नॉट पास्ड बाय लोकसभा, तो क्या हो गया? अगर लोकसभा में अगर ये बजट पास नहीं हो पाया तो क्या हो गया? द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, बजट इज रिफर्ड टू राज्यसभा फॉर सजेशंस, फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं सबमिट्स द रिजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ध्यान दीजिए, हमारा जो बजट होता है वो एक मनी बिल होता है, तो अगर हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा मनी बिल को पास करने में सक्षम नहीं हो पाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार लोकसभा का जो विश्वास है वो खो चुकी है। इस फेल्यूर ऑफ पासिंग ऑफ द बजट बिल, सरकार अगर इस बजट बिल को, अप्रोप्रिएशन बिल को अगर पास नहीं कर पाती है तो इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन का पास हो जाना माना जाएगा। मतलब कि जो सरकार है वो लोकसभा का विश्वास खो चुकी है, उसे अब रिजाइन कर देना चाहिए। तो क्या होगा? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अपना रिजिग्नेशन दे देंगे, अपने जो मंत्रालय है, जो मंत्रिमंडल है, उसका सबका रिजिग्नेशन सौंप दिया जाएगा, दूसरी सरकार बनेगी। मेरा आंसर है डी। अगला देखिए, एमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द मनरेगा, मनरेगा स्कीम के अंतर्गत किसे फायदा मिलेगा, कौन है बेनिफिशियरी? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आप कोई भी स्कीम पढ़ रहे हैं तो आपको उनमें से कुछ खास चीज़ें देखनी है। सबसे पहला, उस स्कीम की फंडिंग कहां से आएगी, वो स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, फंडिंग, मिनिस्ट्री, बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे उस स्कीम के, फिर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं, वो क्या है, हम आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, इनमें से जो बेनिफिशियरी है वो कौन है? बेनिफिशियरी है कौन? एडल्ट मेंबर ऑफ ओनली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हाउस होल्ड, नहीं। केवल ST SCs नहीं होंगे, मेरा ए गलत हो गया। BPL वाले नहीं, केवल BPL नहीं। एडल्ट मेंबर ऑफ हाउसेज ऑफ ऑल बैकवर्ड कम्युनिटीज, OBC नहीं, OBC भी नहीं। एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, जी हाँ दोस्तों, कोई भी ग्रामीण इलाके में कोई भी हाउस होल्ड, उनका जो एडल्ट मेंबर है उनको मनरेगा के अंतर्गत काम दिया जाएगा। आप BPL से हैं, आप OBC हैं, आप ST SC से बिलोंग करते हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप रिच हैं, पुअर हैं, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जॉब मिलेगी इस स्कीम के अंतर्गत। डी है मेरा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ से। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। पहले आप ये बताइए कि हमारा जो 5 ईयर प्लान है, कौन कौन सा 5 ईयर प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ को अपना ऑब्जेक्टिव बनाता है। देखिए, मैं आपके पास 4 ऑप्शन देता हूँ, 9th, 10th, 11th, 12th। ध्यान दीजिए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। हमारा 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है उस पर सीधे सवाल आते हैं, पहले भी आए हैं और आगे भी आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करें, सरकार क्या करे कि हम जो है इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव कर पाएँ। प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप फ़ायदा करेगा क्या? जी हाँ, अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, जो लोग हैं उनको सही समय पर फंड मिल पाएगा, जो चीज़ें हैं, जो क्रेडिट है वो मिल पाएगा, और जो फ़ायदे होते हैं वो भी इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के मिलेंगे। मेरा इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, पॉवर्टी कम होगी, लोगों को जॉब मिलेगी, पहला सही है।
प्रमोटिंग प्रमोटिंग एमएसएमई। देखिए जो एमएसएमई होता है वो लेबर इंटेंसिव एंड लो टेक्नोलॉजी यूजिंग सेक्टर होता है, मतलब कि यहाँ पर लोगों को ज़्यादा जॉब मिलती है, यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा काम करते हैं और यहाँ पर टेक्नोलॉजी चूँकि कम होती है इसलिए जॉब ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको बढ़ावा देंगे, अगर हम एमएसएमई को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। दूसरा सही है। तीसरा देखिए, इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट को सही से इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, लोगों को मिलेगा शिक्षा, जो इलिटरेसी है वो कम होगी, हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, है ना, उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ेगी। मेरा थर्ड भी सही है, तो मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है 1 2 3 ऑल करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। तो देखिए जब भी देखिए दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो केवल प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं, वो कहते हैं कि भैया पहले प्रीलिम्स से पास हो तभी तो मेंस की तैयारी करेंगे। दोस्तों ये गलत है, आपको मेंस के लिए पढ़ना है। जो देखिए जो प्रीलिम्स है ना, प्रीलिम्स मेंस का एक सबसेट है। जो टॉपिक आपको प्रीलिम्स में है आपको मेंस में उसको पढ़ना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये क्वेश्चन आया है आपके इंक्लूसिव ग्रोथ से, ठीक है, इसको आपको GS3 में पढ़ना है। तो अगर आपने GS3 में इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रिपेयर किया होगा तो आपको इस सवाल को करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी, आप इस सवाल को आराम से करके ले जाएंगे। ये आपका 100% गारंटी होगा सही होने का, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप 2018 के लिए तैयार कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको मेंस के GS 1 2 3 4 चार पेपर के जो टॉपिक है आपको बहुत ही गहराई से देखना है। जो मार्केट में जो मटेरियल है आप वो पढ़ लीजिए, जो बेसिक किताबें हैं आप वो पढ़ लीजिए, और जब प्रीलिम्स आए तो प्रीलिम्स के जो सिलेबस से जो टॉपिक हैं आप उसको उठाकर पढ़िए, आपका प्रीलिम्स का तैयार हो जाएगा, आपको उस समय कम मेहनत लगेगी। इसलिए जो टॉपर्स है वो कहते हैं कि आप मेंस की तैयारी कीजिए, आपकी जो प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, Why is the offering of teaser loans by commercial banks a cause of economic concern? ये क्वेश्चन है टीजर लोन पर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर टीजर लोन होता क्या है। भैया ये लोन तो है मगर ये किस तरह का लोन है। तो देखिए जो टीजर लोन है वो वैसा लोन होता है जो आपको टीज करता है, मतलब कि आपको अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। आप अगर ले गए लोन लेने तो जो बैंक वाले हैं आपसे कहेंगे कि भैया आप पर हम केवल 1% ब्याज लेंगे इस लोन पर पहले 2 सालों के लिए, ठीक है। 2 सालों तक आपने अगर लोन चुका दिया तो ठीक है, वरना 2 साल के बाद आपको हम 7% ब्याज वसूलेंगे आपसे। इसका मतलब ये है कि जो शुरू के हैं साल, शुरू के जो इनिशियल ईयर्स में आपसे कम इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा और बाद में आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा। तो लोग करते क्या हैं, लोग इस लुभावने जो ऑफर है उसमें आकर के जाकर लोन ले लेते हैं, मगर उनकी इनकम सही से नहीं बढ़ पाने के कारण, उनकी इनकम उनकी एक्सपेक्टेशन को मतलब पूरा नहीं कर पाने के कारण वो जो लोन है वो पे नहीं कर पाते और ये जो लोन है वो NPA में कन्वर्ट हो जाता है और जो लोग हैं वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। टीजर लोन्स आर कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक्स में बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स इन द फ्यूचर। जी हाँ भाई, मैंने आपको बताया कैसे डिफॉल्ट होती है। लोग लोन तो ले लेते हैं देख करके हाँ भाई मतलब कि ब्याज कम है, मगर जब ब्याज बाद में बढ़ता है ना तो वो लोग जो ब्याज तक को नहीं चुका पाते, समझ रहे हैं। तो इस कारण से जो डिफॉल्ट की समस्या है वो बढ़ती है। मेरा पहला लाइन सही है, ये सब प्राइम लेंडिंग का ही एक एक्सपेक्ट है जो कि हमारे यहाँ इंपोर्ट हुआ है। दूसरा देखिए, इन इंडिया टीजर लोन्स आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट। नहीं दोस्तों, हमारे यहाँ जो ये जो लोन है वो ज़्यादातर होम सेक्टर को दिया जाता है। अगर आपको कोई घर खरीदना है ना तो आपको ये लोन दिया जाएगा। मेरा सेकंड लाइन गलत है, मेरा आंसर है ए, 1 ओनली इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। दोस्तों पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको हमारे फाइनेंस कमीशन के बारे में इसकी जो पूरी जन्मपत्री है आपको मैंने पूरी बता दी है, इसको कौन सेटअप करता है, कि ये कैसी बॉडी है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आप मुझे ये बताइए कि फाइनेंस कमीशन किस तरह की बॉडी है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल आप ये बताइए कि फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट कौन करता है। दूसरा सवाल, इनको अपॉइंट कौन करता है, इनका टर्म क्या है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है,
आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ऐसे ऐसे, अगर आप इन सब का जवाब जानते हैं तो दीजिए, अगर आप नहीं जानते तो गूगल सर्च कीजिए, इनके बारे में पढ़िए, या मेरे पिछले लेक्चर दे सकते हैं, आपको सब मिल जाएगा। उसके बाद जब आप इसका जवाब देंगे तो आपका जो पूरा टॉपिक है फाइनेंस कमीशन का आपका तैयार हो जाएगा, आप ये चीज़ें भूलेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, जो ज्ञान आसानी से आता है वो आसानी से जाता है। अगर मैं आपको ये सब चीज़ें बता दूंगा तो आप भूल जाएंगे, अगर आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समय तक रिटेन रहेगा ये चीज़ है। तो देखिए, पूछ रहा है यहाँ पर कि इसके बारे में कौन सी लाइन सही है। इट इनकरेजेस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है क्या? नहीं, ये इस पर ध्यान नहीं देता, वो इसका काम नहीं है ये। इट फैसिलिटेट्स द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेज एमंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नहीं नहीं नहीं, ये डिवेल्युएशन पर ध्यान देता है, सेंटर से स्टेट के बीच में कितना फंड जाएगा। और देखिए, ये होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर से स्टेट्स को, ध्यान दीजिए, स्टेट्स को कितना मिलना चाहिए, ये होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, जो इनकम आई है सेंटर की, उसका 42% शेयर जाएगा स्टेट्स के पास, स्टेट को डिवॉल्व होगा। ये कहा था हमारे 14th फाइनेंस कमीशन ने, 14वें फाइनेंस कमीशन ने, ठीक है। कितना जाएगा? 42% जाएगा। अब ये जो फंड आया है स्टेटों के पास, तो इन फंड को अलग अलग स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, समझ रहे हैं? अलग अलग फंड को, देखिए, मान लेते हैं कि 100 रुपया है सेंटर के पास, 100 रुपये में से 42 रुपया गया स्टेट के पास। अब इस 42 रुपये को हमारे जो अलग अलग स्टेट हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, तमिलनाडु, केरला, ये सब है ना, इस 42 रुपये को अलग अलग स्टेट में कैसे बांटें, ये भी बताता है हमारा फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ऊपर से कितना आएगा ये बताएगा, और आजू बाजू में कितना बटेगा ये बताएगा। जो ऊपर से आएगा उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो नीचे आएगा उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मेरा पहला है, दूसरा गलत है, मेरा बी भी गलत है। इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं, ये नहीं करता, इसका काम नहीं है ये। मतलब कि मेरा नन ऑफ द एबव, ए बी सी, इन तीनों में से मेरा कोई भी सही नहीं है, मेरा आंसर है डी, ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इस कमीशन के फंक्शन थे, मैंने आपको वही पढ़ाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसके फंक्शन दिखा दिए हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप। अगला सवाल है दोस्तों, आम आदमी बीमा योजना पर AABY, इसके बारे में कह रहा है कि आपको कुछ लाइनें दी गई हैं, आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। देखिए, द मेंबर इंश्योर्ड अंडर द स्कीम मस्ट बी हेड ऑफ द फैमिली और एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली इन अ रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड। सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये सही है। पहले हम लोग देख लेते हैं इस स्कीम के बारे में। ये जो आम आदमी बीमा योजना है, ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है फॉर रूरल, इसमें वर्ड पर ध्यान दीजिए, रूरल नॉट अर्बन, रूरल लैंडलेस, जिसके पास जमीन नहीं है वैसे घर, उनके लिए ये स्कीम है दोस्तों। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2007 में। ये मैंने क्यों बताया, कई सारे जो कमीशन है, जैसे कि हमारा BPSC है, UPPSC है, ये सब डेट्स पूछते रहते हैं इन सब योजनाओं के, कि वो कब लॉन्च हुए थे वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है आपको उसमें काम आएगा। दिस स्कीम, इसके अंतर्गत जो फैमिली का हेड है या जो कमाने वाला मेंबर है, वो कवर किया जाता है इंश्योरेंस के अंतर्गत। अगर उसकी नेचुरल डेथ होती है तो जो फैमिली है उसको मिलेगा 30,000 रुपये। अगर किसी एक्सीडेंट के कारण उसकी डेथ होती है तो उसको मिलेगा 75,000 रुपये, या कोई डिसेबिलिटी आती है तब भी आपको इतना ही मिलेगा। अगर कोई पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी आती है किसी एक्सीडेंट के कारण तो आपको मिलेगा 37,500 रुपये। क्यों दिया जाता है ये सब पेंशन, क्यों दिया जाता है ये सब भुगतान? तो देखिए क्या होता है, ये है गांव में है एक घर, इसमें से अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति अगर चल बसे तो सबसे बड़ी विपत्ति पड़ेगी इस परिवार को तभी जब वो चल बसे, है ना, या वो किसी जो दुर्घटना उसका शिकार हो जाए, पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी, इसकी जो सारी इनकम थी वो सभी खत्म हो जाएगी। तो सरकार ने जो लोअर लेयर के जो लोग हैं, मतलब कि हमारी जो हायरार्की है, जो हमारे जो गरीब किसान हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं, पुअर जनता जो है, उनके लिए ये स्कीम लाई गई है आम आदमी बीमा योजना, कि अगर उस परिवार का कोई व्यक्ति अगर अपंग हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है कमाने वाले व्यक्ति की, तो उस परिवार को थोड़ा सा, मतलब कि उसका भरपाई तो नहीं कर सकते, मगर उसको सरकार थोड़ा सा दिलासा देती है, उसको थोड़ी सी सहायता देती है। ये है स्कीम उसके लिए। तो देखिए, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। तो जब आप इंश्योरेंस लेंगे तो आपको देना पड़ेगा प्रीमियम, है ना। ये प्रीमियम है 200 रुपया पर व्यक्ति पर एनम। ये प्रीमियम कौन देगा?
ये प्रीमियम देगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट। जिस व्यक्ति को इंश्योर किया गया है, जिस व्यक्ति को बीमा दी गई है, उसे कोई प्रीमियम नहीं देना। ध्यान दीजिए, जिसकी इंश्योरेंस की गई है उसे कोई प्रीमियम नहीं देना। प्रीमियम उस व्यक्ति के बजाय कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके देगी। ठीक है, जो व्यक्ति जिसको इंश्योर्ड किया जाएगा वो कितने साल का होना चाहिए? वो 18 से 59 साल के बीच का होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई परिवार उसका व्यक्ति अगर कमाने वाला व्यक्ति अगर 62 साल का है तो उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। अगर वो 54 साल का है तो उसे इंश्योरेंस मिलेगी। तो देखिए अगला लाइन पढ़ते हैं। द मेंबर इंश्योर्ड मस्ट बी इन द एज ग्रुप ऑफ 30 से 65 साल। सही है क्या? नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है। वो 18 से 59 ईयर के बीच में होना चाहिए। मेरा दूसरा गलत हो गया तो मैंने क्या किया? मैंने काटा बी, मैंने काटा डी। मुझे पता करना है कि ए है या सी। अब देखिए, देयर इज प्रोविजन फॉर फ्री स्कॉलरशिप फॉर अप टू 2 चिल्ड्रेन ऑफ द इंश्योर्ड हु आर स्टडिंग बिटवीन क्लास 9 एंड 12। जी हाँ, देखिए अगर कोई व्यक्ति चल बसे तो उसका जो बच्चा होगा, अगर वो पढ़ रहा होगा तो उसको भी जो स्कॉलरशिप वो दी जाएगी ताकि वो बड़ा होकर के वो अपनी फैमिली संभाल सके। इसका भी प्रोविजन हमारे इस स्कीम में किया गया है। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत एक आम आदमी बीमा योजना प्रीमियम फंड बनाया जाएगा। इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा और चूंकि ये फंड है तो इसको कोई मैनेज करना होना चाहिए। इस फंड को मैनेज करेगा हमारा LIC। ध्यान दीजिए, इस फंड को मैनेज करेगा हमारा LIC। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है सी। मेरा A1 भी गलत है और मेरा 3 भी गलत है। चूंकि हम लोग यहाँ पर जो इंश्योरेंस उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसका रेगुलेटर कौन है? आपको इसका जवाब देना है। अगला सवाल है, बोथ FDI एंड FII आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू? FDI एंड FII, इन दोनों में जो अंतर है वो आपसे पूछ रहा है। FII हेल्प ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल एंड टेक्नोलॉजी वाइल FDI ओनली ब्रिंग कैपिटल। दोस्तों ये ठीक तो उल्टा कर दिया इसने, ये उल्टा हो गया। FDI हेल्प ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल एंड टेक्नोलॉजी एंड FII ओनली ब्रिंग कैपिटल। कोई कंपनी है उसमें अगर कोई विदेशी नागरिक, कोई विदेशी इंस्टीट्यूशन अगर उसके शेयर खरीदता है तो क्या है? वो है उसका FII के अंतर्गत निवेश। अब उनको केवल कैपिटल मिलेगा। अगर कोई विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी में इन्वेस्ट करे और उसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग हासिल कर ले, मतलब कि उस कंपनी को खरीद ले या अपनी कोई सब्सिडरी इंडिया में खोल ले, मान लेते हैं कि स्पेसएक्स ने अपनी एक सब्सिडरी इंडिया में खोल ली, तो उसे हम लोग कहेंगे FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो टारगेटेड है किसी स्पेसिफिक इंटरप्राइज में। यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट कंट्रोल चेंज हो रहा है। ध्यान दीजिए, जो FII का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो केवल सेकेंडरी मार्केट में होता है। मार्केट 2 तरह के मैंने आपको बताया, पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? फ्लिपकार्ट ने अपने शेयर इशू किए थे, अपने शेयर लॉन्च किए थे। उन्होंने जब पहली बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर किए थे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं IPO। क्या कहते हैं उसको? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर लॉन्च करती है, ऑफर करती है पब्लिक को, तो वो की जाती है हमारे प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, अब वो शेयर लॉन्च हो गया, पब्लिक ने उसको खरीद लिया। अब इस शेयर की ट्रेडिंग होगी। ध्यान दीजिए, इस शेयर की ट्रेडिंग होगी। वो कहाँ होगी? वो ट्रेडिंग होगी हमारे सेकेंडरी मार्केट में। तो आपने समझा प्राइमरी मार्केट क्या होता है, आपने समझा सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। हमारा जो FII का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारे सेकेंडरी मार्केट में आता है, हमें उससे कैपिटल मिलता है। मान लेते हैं कि फ्लिपकार्ट ने अपना शेयर इशू किया, वो अभी जो सेकेंडरी मार्केट है वहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। जो अमेरिकी कोई बैंक है वो इन्वेस्ट करना चाहती है फ्लिपकार्ट में, तो क्या करेगी? वो फ्लिपकार्ट के शेयर खरीद लेगी, फ्लिपकार्ट को मिल जाएगा कैपिटल और जो कंपनी है उसको मिल जाएगा वोटिंग पावर, मगर जो मेजॉरिटी वोटिंग पावर है वो नहीं मिलेगी, जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो फ्लिपकार्ट के पास ही रहेगा। तो दोस्तों ये है मेन अंतर। FII हेल्प इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी, जी हाँ ये तो सही है, बट वाइल FDI ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर। जी हाँ मैंने आपको बताया, यहाँ पर मेरा बी सही है।
तीसरा चौथा भी हम लोग देख लेते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। एफडीआई फ्लोज ओनली इनटू द सेकेंडरी मार्केट, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, सी तो गलत हो गया। वाइल एफआई टारगेट प्राइमरी मार्केट, नहीं दोस्तों, अभी हमने बताया कि जो एफआई है जो सेकेंडरी मार्केट को टारगेट करता है, मेरा ये तो सी गलत हो गया। एफआईआई इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल देन एफडीआई, नहीं, एफआईआई जो है वो लेस स्टेबल देन एफडीआई है, मेरा डी गलत हो गया। मतलब मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है सी। आपको मैंने आज बताया कि एफडीआई क्या होता है और एफआईआई क्या होता है। एफडीआई वाले यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लाते हैं, अपने साथ मैनेजरियल स्किल लाते हैं, और जो एफआईआई होते हैं वो अपने साथ केवल पैसा लेकर आते हैं, केवल पैसा। देखिए ध्यान से, एफआईआई क्या लाया? अपने साथ केवल पैसा लाया। एफडीआई वाले क्या लाएंगे? पैसा तो लाएंगे ही लाएंगे, अपने साथ लाएंगे मैनेजरियल स्किल, वो लाएंगे अपने साथ जो टेक्नोलॉजी होती है वो लाएंगे। इसके साथ जो और भी जो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, जो कि जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस हैं वो अपने साथ लेकर के आते हैं। तो हमें एफडीआई पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, एफआईआई पर थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। तो मेरा आंसर है बी। अगला सवाल देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज़ स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 ईयर। जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो क्या बढ़ा था लास्ट 5 ईयर में? दोस्तों अगर आपने अगर आप 2011 का प्रीलिम्स दे रहे होंगे तो आप उस समय का जो सर्वे है वो पढ़े होंगे। उस सर्वे में इस चीज़ें मेंशन रहती है। अगर आप 2017 के लिए दे रहे हैं तो आपको 2000 जो इस साल जो सर्वे आया है आपको पूरा पढ़ करके जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं कि अगर हम लोग इस साल में बैठे होते तो हम लोग देखते कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत होता। जो जीडीपी है उसका ग्रोथ रेट बढ़ नहीं रहा था, उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ रहे थे, बढ़ रहा था, घट रहा था। ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैज़ स्टीडली इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 ईयर, नहीं, ये भी गलत है, मेरा सेकंड भी गलत है, मेरा आंसर है डी। अगला सवाल। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर इन डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट लोन्स टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी। किसानों को लोन, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन, देखिए एग्रीकल्चर में केवल किसान नहीं आते। अगर आपने कोई और फंक्शन कर रखा है, मतलब कि अगर आप पशुपालन कर रहे हैं तो वो भी एग्रीकल्चर में आता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, एग्रीकल्चर में केवल खेती बाड़ी ही नहीं आता, अगर आप फुलवारी कर रहे हैं तो आपको वो भी आता है सब चीज़ें। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा लोन कौन देता है? कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो देखिए इनमें से हमारे जो कमर्शियल बैंक है वो सबसे ज़्यादा देते हैं। अगर 100 करोड़ लोन बटा है तो उसमें से 75% लोन के करीब देगा कौन? हमारे कमर्शियल बैंक। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है ए। ध्यान दीजिए, ये हमारे फॉर्मल सोर्सेज हैं, हमारे लोन के फॉर्मल सोर्सेज हैं। ध्यान दीजिए, फॉर्मल कह रहा हूं मैं। अनफॉर्मल सोर्सेज कौन कौन से हैं? अनफॉर्मल सोर्सेज हैं हमारे मनी लेंडर्स, आपके भाई बहन जो रिश्तेदार हैं वो आपको लोन देंगे, वो सब आते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज में। हमारे जो मनी लेंडर हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा पैसा वसूलते हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए सरकार चाहती है ये कि जो किसान हैं वो फॉर्मल सोर्सेज से लोन लें, वो बैंकों से लोन लें, जो कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ से लोन लें। तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है ये ए। तो आज हमने डिस्कस किया प्रीलिम्स के इकोनॉमिक्स के वो क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स के 2011 साल में आए थे। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।